एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे चैनल पे स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे यूपी बोर्ड से रिलेटेड एंड नीट से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो अवेलेबल कराया जाता है। आज हम लोग देखा जाएगा क्लास 10 का बायोलॉजी देखा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ऑफ व्यू से रहेगा, जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। और इसमें आज हम लोग मैक्सिमम 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखा जाएगा, जिसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक रफ और कलम लेकर के अच्छा से बैठ जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो 10 से 15 मिनट का नहीं होने वाला है। 100 क्वेश्चन को डिस्कशन करना है और पूरी कोशिश किया जाएगा कि इसी के अंदर पूरा आप लोग का बायोलॉजी को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा 10 में, इसे 100 एमसीक्यूज के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग धैर्य बना करके पढ़िएगा और आप लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो भी 2024 का चल रहा है, आप लोग अच्छा से पेपर देते रहिए और प्रयास कीजिए कि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाया जाए। तो चलिए आज हम लोग देखा जाएगा वेरी मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो क्लास 10 के अंतर्गत आएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखा जाएगा कि प्रश्न नंबर 1 का क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। इसको ध्यान दीजिएगा और बार बार आप लोग इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 100 यानी 100 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना क्वेश्चंस आया है और कितना क्वेश्चंस नहीं आया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोशिशें कीजिएगा जो भी क्वेश्चंस आप लोग को नहीं आएगा वो क्वेश्चंस को रफ में नोट डाउन करके आप लोग अच्छी तरीक़ा से उसको पढ़ लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा और यूपी बोर्ड में जा कर के लिख डालिएगा। तो चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चंस को देखते हैं हम कि प्रश्न नंबर 2 है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य होता है 7। प्रश्न नंबर 4 को देखा जाएगा, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है CaOCl2। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आप लोग ऐसे ही करके वीडियो को देखते रहिएगा और अच्छा से अच्छा परफॉर्म्स करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 को देखा जाएगा कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा होता है। NaHSO4 होता है। प्रश्न नंबर 6 को देखा जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, उसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होता है। इसी तरह करके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। NaHSO4 होता है। NaHSO4 होता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। 2 धातुएं होती है, एक सोडियम होता है, एक कैल्शियम होता है। सोडियम का यानी Na और कैल्शियम का Ca। ऐसे करके आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। सोडियम यानी Na। प्रश्न नंबर 10 को देखा जाएगा कि एंटीमनी है एक उपधातु होता है। देखिएगा बार बार क्वेश्चन आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंटीमनी होती है क्या, उपधातु होती है। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। कॉपर यानी Cu। प्रश्न नंबर 12 को देखा जाएगा कि कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, यानी मैग्नीशियम। इसी तरह करके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होता है। तो C डबल बॉन्ड O होता है। नोन यानी ओन, कीटोन। ऐसे करके जो भी याद करने का बेस्ट तरीका रहेगा उसी के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 को देखा जाएगा कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है -CHO। आप लोग के जो भी क्रियात्मक समूह रहेगा उसमें -CHO लगेगा, तो वहाँ पे देखिएगा प्रोपेनल का नाम आएगा वहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 15 को देखा जाए कि प्रश्न नंबर 15 में क्या है। तो प्रश्न नंबर 15 के निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित होता है, जिसमें OH समूह जुड़ा रहेगा, वो एल्कोहलिक के अंतर्गत आएगा। तो चलिए इसको देखते हो, CH3 CH2 OH।
इसको अच्छा से आप लोग याद करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, यानी IUPAC ऐसे करके आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम में नाम लिखने को आता है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 17 की फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? मेथेनॉल होता है। तो कुछ मेन IUPAC नाम होते हैं, उन लोगों को आप याद कर लीजिएगा IUPAC नाम को, और यूपी बोर्ड एग्जाम में जो भी पूछेगा आप लोग लिख डालिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 18 क्या है। एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है। प्रश्न नंबर 19 को देखा जाए कि एसीटोन का IUPAC नाम, देखिएगा ओन, जो भी यहाँ पे ओन आएगा, जैसे प्रोपेनोन, कीटोन जो भी होता है, एसीटोन का IUPAC नाम प्रोपेनोन हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 20 क्या है। तो प्रश्न नंबर 20 है आप लोग का कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय यानी विस्थापनी H परमाणु होते हैं? 1। और एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। ऐसे करके आप लोग देखते रहिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं कि Li विकर्ण संबंध दर्शाता है किसका? मैग्नीशियम के साथ। और प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं कि अम्लीय ऑक्साइड है P2O5, ये अम्लीय ऑक्साइड होता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 23 क्या है। तो प्रश्न नंबर 23 है कि कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? F होता है। और प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं कि मुद्रा धातु है क्या? कॉपर यानी Cu होता है। प्रश्न नंबर 25 को देखा जाए कि क्षारीय धातुएं कौन कौन होती हैं? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम करके ऐसे जो है LiNa होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या हो सकती है? तो प्रकाश संश्लेषण हो सकती है। प्रश्न नंबर 27 को देखा जाए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या हो सकता है? सबसे फर्स्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, CO2, जल यानी H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, जिसे इंग्लिश में सनलाइट भी बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 28 क्या हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 28 है कि आहार नाल जो होता है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, जो सी के आकार की संरचना होता है आहार नाल में, उसका क्या नाम है? तो ग्रहणी नाम है। प्रश्न नंबर 29 को देखा जाएगा कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। चलिए इसी तरह करके आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि यकृत स्रावित होता है या यकृत स्रावित करता है? क्या स्रावित करता है? तो पित्त रस को स्रावित करता है, बाइल जोश। प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो ऐसे करके लटकी होती है। चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन को देखते रहिएगा। प्रश्न नंबर 31 हो गया। प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? BC। प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं कि पल्मोनरी यानी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाता है? क्या लाता है? बाएं अलिंद में। अब प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 34 में क्या है। तो प्रश्न नंबर 34 है कि मानव हृदय में कोष्ठों यानी वक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। प्रश्न नंबर 35 है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त कौन लाता है या आता है? बाएं अलिंद में। अब प्रश्न नंबर 36 को देखा जाएगा कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। प्रश्न 37 है कि ऊर्जा की मुद्रा क्या होता है? ATP। देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी करके इसका नाम दे देगा। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए इसी तरह प्रश्न नंबर 37 हो गया। अब 38 को देखा जाएगा कि 38 पे क्या है। तो प्रश्न नंबर 38 है कि मनुष्यों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। प्रश्न नंबर 39 है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी हो सकती है? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। चलिए प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं रंध्रों में। प्रश्न 41 को देखते हैं कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 42 क्या है। तो प्रश्न नंबर 42 है कि पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं जाइलम द्वारा। प्रश्न नंबर 43 है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं जल का वहन के लिए।
इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। और चलिए अब प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। प्रश्न 45 है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। ये क्वेश्चंस बार बार आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम में रिपीट्स होता रहता है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना किसके होती है? तेल ग्रंथि की। प्रश्न नंबर 47 को देखा जाए कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है उत्सर्जन से नेफ्रॉन से। इसी तरह करके प्रश्न नंबर 47 हो गया। प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे करके जो होता है। प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं पराग कोश में होते हैं परागकण। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को साइंस के अंतर्गत मेंशन किया गया, आप लोग अच्छे से करके इसको देखते रहिएगा। प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं द्विनिषेचन पाया जाता है आवृत बीजी पादपों में। प्रश्न नंबर 51 है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। देखिएगा बार बार क्वेश्चन आप लोग को यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 51 हो गया। प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं कि डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। प्रश्न नंबर 53 है कि मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। मुकुलन एक प्रोसेस होता है। प्रश्न नंबर 54 को देखा जाए कि आनुवंशिकता के लिए मेंडल ने कौन से पौधों का उपयोग किया था? मटर। और इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है, उद्यान मटर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ नीचे भी दिया है। प्रश्न नंबर 55 के उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण होते हैं झुर्रीदार बीज, जिसे इंग्लिश में रिकल्ड भी बोला जाता है, सीड। चलिए प्रश्न नंबर 56 को अब देखते हैं कि प्रश्न नंबर 56 क्या है। एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है 9:3:3:1। प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किसने किया था? जॉन ग्रेगर मंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसी तरह करके क्वेश्चंस को देखा जाए, आप लोग अच्छा से इसको पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 60 को देखा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि जो जाइगोट होता है युग्मनज के गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x। प्रश्न नंबर 61 है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1। देखिएगा अब यहाँ से फिजिक्स चालू हो चुका है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1। अब क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 62 है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। ऐसे करके आप लोग देखते रहिएगा। और क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होगी? 20 सेमी होगा। आप लोग इसको रफ में क्वेश्चंस को लगा करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होती है +1 डायोप्टर का होता है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी +2 डायोप्टर होता है। प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी तरह करके आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन करने का उतना टाइम तो आप लोग के पास नहीं है। आप लोग क्वेश्चंस को देखिए और आंसर्स फटाफट याद करते रहिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो कांच जिसका पूर्णांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका जो आंसर्स आएगा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। ऐसे करके आप लोग रफ पे इसको सॉल्व करते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। ये क्या हो सकता है? अवतल हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर। प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 70 क्या है। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है? 25 सेंटीमीटर पर। प्रश्न नंबर 71 है कि स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब? तो रेटिना पे बनता है।
ऐसे करके आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। चलिए 72 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 72 क्या है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है किसके, तो रेटिना के पीछे बनता है। और प्रश्न नंबर 73 है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काला, क्योंकि वहाँ पे अंतरिक्ष वगैरह नाम का कुछ रहता है नहीं। प्रश्न नंबर 74 को देखा जाएगा कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 75 यानी 75 को देखा जाएगा कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए। प्रश्न नंबर 76 एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश का। अब प्रश्न नंबर 77 को देखा जाएगा 77 को, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 गुलाम। प्रश्न नंबर 78 को देखा जाएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ऐसे करके क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं कि प्रश्न 79 का कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जो ओम का सिग्नल ऐसे करके होता है और प्रतिरोध आपका ऐसे रहेगा। ऐसे करके आप लोग देखते रहिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 80 को देखते हैं कि ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर IR, या इसको उल्टा कर देंगे तो R बराबर V बटा I या I बटा V। चलिए प्रश्न नंबर 81 को देखते हैं कि 81 क्या है। तो प्रश्न नंबर 81 है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले N चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर का मतलब ऐसे होता है और श्रेणी क्रम का मतलब ऐसे होता है। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा 4/N। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 82 क्या है। ऐसे करके आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 है कि एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध होगा 484 ओम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक होती है किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितना होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। ऐसे करके आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 86 के हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 88 कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, एक गॉस हो सकता है, टेस्ला हो सकता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो सकता है, और चुंबकीय प्रति मीटर नहीं होता है। इसी तरह करके आप लोग देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देखा जाए कि डायनेमो परिवर्तित करता है। देखिएगा बार बार आप लोग को 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक डायनेमो और एक वैद्युत मोटर। तो डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अब विद्युत मोटर परिवर्तित करता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऐसे करके आप लोग देखते रहिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो जिस दिन बादलों वाले दिन होता है उस दिन गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, एक कोयला होता है, एक पेट्रोलियम होता है। चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। प्रश्न नंबर कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जैसे फर्स्ट पर घास, बकरी तथा मानव। इन घास को बकरी और बकरी को मानव ही खा लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देखा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 94 क्या है कि कॉलीफॉर्म समूह है जीवाणु का, नहीं बैक्टीरिया का। प्रश्न नंबर 95 है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई, सन 1985 ईस्वी में हुई। चलिए प्रश्न नंबर 96 को देखा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 96 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन सी है, जनित्र। प्रश्न नंबर 97 है कि लघुपतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसे करके आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चलिए अब मिनिमम 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए बच चुका है कि प्रश्न नंबर 98 की वेबर किस राशि का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का है। और प्रश्न 99 यानी 99 की विद्युत आवेश का मात्रक है, कूलाम। चलिए अब आप लोग का लास्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 100 यानी 100 की समान विद्युत शक्ति के तापदीप बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा, बल्ब में होगा। तो ऐसे करके आप लोग वीडियो को
पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा जो भी क्वेश्चंस आप लोग को नहीं आया उस क्वेश्चंस को रफ में नोट डाउन करके आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये जो MCQ क्वेश्चन है इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता है, इसके लिए आप लोग को लॉन्ग आंसर्स की आवश्यकता पड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चंस आप लोग को मालूम था और कितना क्वेश्चंस आप लोग को नहीं मालूम था। चलिए तब तक के लिए इसी पे एंड करते हैं और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।